हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड बीपीएससी। और इस वीडियो में हम बुद्धिज्म को बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे। बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, जितने भी एग्जाम में फैक्ट आ सकते हैं, उससे रिलेटेड फिलोसफीज हैं, उससे रिलेटेड जो अलग अलग सेक्ट है, उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में ना आए। सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ। देखो, बुद्धिज्म का ग्रोथ के पीछे का एक कहानी है। कहानी क्या है कि जिस समय बुद्धिज्म का ग्रोथ हो रहा था या जिस समय बुद्धिज्म आया पिक्चर में, उससे पहले जो सोसाइटी थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। सोसाइटी में हो क्या रहा था कि जो वैदिक पीपल है, अब देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वैदिक एज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, उसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। पर जो वैदिक पीपल थे उसमें दिक्कतें क्या हुई कि ये बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होने लगे थे। अब रिचुअलिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो सेक्रीफाइस पे, यजनास पे ध्यान देते थे, बहुत ज्यादा वो कास्ट हायरार्की पे फोकस करते थे, जिसके कारण उस समय का जो इकोनॉमी था वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था उस चीज को। अब समझो इस बात को, ये हो क्यों रहा था? हो इसलिए रहा था क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखोगे तो जो वैदिक रिलीजन था वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, जो क्रू पांचाल का क्षेत्र था, यहाँ पे फ्लरिश हुआ था। अब धीरे 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 जब पॉपुलेशन बढ़ी तो ये लोग इस साइड शिफ्ट होने स्टार्ट हुए। ये जो पूरा इलाका है ये गंगेटिक वैली का इलाका है। अब गंगेटिक वैली के इलाके में उस समय बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था। अच्छी बात ये हुई कि उसी समय आयरन का एक्सटेंसिव इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। अब आयरन के इस्तेमाल के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे इन सबको क्लियर किया गया और यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो लोग यहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जाने लगे। जो वैदिक पीपल थे या जो लेटर वैदिक पीपल थे वो नोमैडिक थे, वो बहुत ज्यादा सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। तो जब सेटलमेंट की शुरुआत हुई तो इसके साथ मार्केट का ग्रोथ हुआ। जब मार्केट का ग्रोथ हुआ तो एक नए क्लास ऑफ पीपल उभर के सामने आए। वैदिक सोसाइटी में, खास करके लेटर वैदिक सोसाइटी में, ब्राह्मण का स्टेटस सबसे ऊपर था। अब इससे दिक्कत इस नए क्लास को हुई जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। इस क्लास को हम वैश्यास बोल सकते हैं। जो एक नया ग्रुप ऑफ पीपल आया। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो क्षत्रिय थे। अगर आप देखोगे तो बुद्धा भी क्षत्रिय थे और महावीर भी क्षत्रिय थे। तो वैश्या और क्षत्रिय जो दो क्लास बने, इनको ब्राह्मण क्लास से दिक्कत होनी स्टार्ट हुई क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते थे, हायरार्की में अपर रखते थे और पैसा अब इनके पास आने लगा था। तो एक प्रकार से जो ब्राह्मणिकन कल्ट था, जो वैदिक रिलीजन था, उसके खिलाफ एक आंदोलन जैसा स्टार्ट हुआ, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उस रेवोल्यूशन का रीजन क्या था? सबसे पहला, बहुत कॉस्टली सेक्रीफाइसेस पे फोकस करते थे वो लोग। सेक्रीफाइसेस कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अश्वमेध यज्ञ पढ़ा होगा तो घोड़े का बलि दिया जाने लगा। वैसे ही बहुत सारे जानवरों का बलि दिया जाता था। अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो इन जानवरों का उसमें बहुत ज्यादा यूज था, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा जानवरों का यूज था। तो ये अब फेवर नहीं कर रहा था न्यू मर्चेंट क्लास को। इसीलिए आप देखोगे कि जो आने वाले जितने रिलीजन है वो अहिंसा पे फोकस करते हैं, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे वो बुद्धिज्म हो, उनका कोर जो है वो कहीं ना कहीं अहिंसा है, सेक्रीफाइस के खिलाफ है। दूसरा है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो कहीं ना कहीं सूद जो हम देते हैं, पैसा जो हम इंटरेस्ट पे चढ़ाते हैं, उसको टैबू मानती थी, उसको पाप मानती थी। अब इससे जो नया क्लास था, जो नया मर्चेंट क्लास उभर के सामने आ रहा था, उसको इकोनॉमिकली घाटा हो रहा था, तो उसके खिलाफ भी एक रिवोल्ट था। और तीसरा था कि जो वर्ना सुप्रीमेसी, कहने का मतलब जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, वो अपने आप को ब्राह्मण से या ब्राह्मण के इक्वल स्टेटस में लाना चाहते थे ताकि उनकी भी सोसाइटी में उतनी ही वैल्यू हो। तो इन सब रीजंस के कारण क्या हुआ? रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहले आयरन का इन्वेंशन हुआ जिसके कारण फॉरेस्ट क्लियर हुआ। फॉरेस्ट क्लियर होने के बाद वहां पे नगर, यानी हम जो जनपद बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं, उसका विकास स्टार्ट हुआ। दैट महाजनपद स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड आफ्टर दैट ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं जन्म देता है एक ट्रेडिशन को जिसको हम बोलते हैं सरमन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट वाज दैट सरमन रेवोल्यूशन? सरमन रेवोल्यूशन क्या था कि इस रेवोल्यूशन में हम देखेंगे कि 62 से ज्यादा ऐसे हेरेटिकल सेक्ट थे जो वैदिक रिलीजन में या जो वेदा के सुप्रीमेसी को चैलेंज करते थे। वो कहते थे कि भैया हमको ये रिचुअल्स में, यजनाज में, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। उसी में बहुत सारे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मखाली घोष का जो है एक अपना रिलीजन था आजीविकाज का। इसमें जैनिज्म भी आएगा, इसमें बुद्धिज्म ही आएगा। और कहीं ना कहीं जब जैनिज्म को मैं डिस्कस करूंगा तो उसका भी सेम ही बैकग्राउंड है, सेम ही रीजन है। तो इस रीजन को एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ पे दो टर्म है जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक है परिवजक,
या जिसको हम परिवाचक बोलते हैं। सो ये परिवाचक क्या था? परिवाचक जो है वो वॉन्डरिंग टीचर थे उस समय में, मतलब इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जो घूम घूम के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे, लोगों को समझाते थे कि दुनिया क्या है, लोगों को बताते थे कि असलियत क्या है। और एक सरमन ट्रेडिशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये सरमन कौन थे? तो ये एसेटिक लोग थे, ये भी संत लोग थे जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते थे और वेदा को चैलेंज करते हैं। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि परिवर्जक, ये जिसको हम परिवजक बोलते हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और सरमन जो है टर्म, इसका मतलब क्या है। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी बेसिक, कहने का मतलब बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज्म। नाउ अंडरस्टैंड। अब हम बुद्धा पे आते हैं। तो बुद्धिज्म का जन्म कहां से हुआ? बुद्धा से हुआ। बुद्धा एक आम इंसान ही थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? आज के डेट नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। ये साक्या क्लान से थे। कौन से क्लान से थे? साक्या क्लान से थे। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। क्या था? सुद्धोधन था। देखो, ये अब बहुत ही बेसिक फैक्ट है, इसे हमें रटना है, ठीक है? क्योंकि बुद्धिज्म में क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। आई हैव मेड 44 स्लाइड्स फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि यहाँ से हम बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी यहाँ से लेके हम नागार्जुना, योगाकारा और सारी फिलोसफीज को देखेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि बीपीएससी अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आने वाले समय में वो हायर कंसेप्ट फिलोसफी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने हर चीज पढ़ा दिया है आपको। नाउ सी, तो बुद्धा जो थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कब जन्म हुआ? इनका जन्म 563 बीसीई में हुआ। कब हुआ? 563 बीसीई में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। सुद्धोधन कौन थे? वो साक्या क्लान के नन मोनार्किकल इलेक्टेड चीफ थे। साक्या क्लान जो था लुम्बिनी में, उसके राजा कह लो या उसके चीफ कह लो, उसके प्राइम मिनिस्टर कह लो, ये थे सुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया था और वो कोलिया क्लान से थी। इनकी माता का नाम महामाया था और वो कोलिया क्लान से थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि महामाया जो थी, जो गौतम बुद्धा की अपनी माता थी, उनका नाम क्या था। मैं अपनी माता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया का डेथ हो गया था और उनको पाल पोस के बड़ा किया है उनके स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी में। तो यहाँ से अगेन 2-3 चीजें हैं जिसको हम अच्छे से समझेंगे। 2-3 चीजें क्या है? पहली चीज, बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कब हुआ? 563 बीसीई में। कब हुआ? 563 बीसीई में। बुद्धा के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन। ये कौन से क्लान से थे? साक्य क्लान से थे। कौन से क्लान से थे? साक्य क्लान से थे। इसीलिए बुद्धा को क्या कहा जाता है? साक्य मुनि। क्या कहा जाता है? साक्य मुनि। बुद्धा की माता का नाम क्या था? महामाया। वो कौन से क्लान से थी? कोलिया क्लान से थी। बुद्धा की फोस्टर मदर या स्टेप मदर का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि यही महाप्रजापति गौतमी जो है वो पहली फर्स्ट भिक्षुनी बनी जो बुद्धिस्ट संघ में एडमिट हुई, जिन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। तो पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। अब समझो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक फैक्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, बुद्धा कहाँ से थे, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, और महाप्रजापति गौतमी उनकी स्टेप मदर का नाम, जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। अब जब बुद्धा का जन्म हुआ तो एक प्रोफेसी हुई, एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या हुई कि एक असिता नाम का मतलब उस समय पंडित था, उसने कहा कि ये जो सिद्धार्थ नाम का लड़का है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बुद्धा बन जाएगा, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजपाट छोड़ के चला जाएगा। अब जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उनको थोड़ी हो गई टेंशन। उन्होंने बोला कि अरे इतना बड़ा साम्राज्य है हमारा, अगर ये सब कुछ छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तो उन्होंने बुद्धा को एक बहुत अच्छी लाइफ दी, बहुत अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ दी कि उनको पता ही नहीं था जीवन में कि दुख क्या होता है। अब यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। बुद्धा को पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। अब जब बुद्धा बड़े हुए, उनकी शादी खैर हो गई थी 16 साल की उम्र में ही। शादी यशोधरा से हुई थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। उनकी शादी हो गई 16 साल की उम्र में, शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर एक दिन बुद्धा जो है वो अपने घोड़े कंथक के साथ जा रहे थे रास्ते में, तब उनको 4 साइट दिखी। कौन कौन सा 4 साइट दिखा? समझो यहाँ पे। उनको 4 साइट दिखा। सबसे पहले उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी दिखा तो उन्होंने पूछा अपने चैरियटर, उसका नाम चन्ना था, उससे पूछा कि भैया ये क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में सोचो बूढ़ा आदमी ही नहीं देखा था। उनके पिता ने उनको इतने अच्छे से रखा था। तो उन्होंने जब देखा कि ये बूढ़ा आदमी तो थोड़ा अलग दिखता है, तो पूछा कि भैया ये कौन है। तो चन्ना ने बताया कि अरे हम जब हमारा उम्र जब हो जाता है तो हम बूढ़े हो जाते हैं। फिर जब आगे बढ़े तो उनको एक सिक पर्सन, बीमार आदमी दिखाई दिया। तो
तो पूछा कि ये क्या है, तो बोला कि जब बीमारी हो जाती है तो ऐसे हो जाते हैं। फिर एक लाश देखी, तो पूछा ये क्या है, तो बताया कि अरे जब मर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और फिर उन्होंने एक साधु देखा जो मस्त मौला अपना जीवन घूम रहा था, इधर उधर बढ़िया जीवन जी रहा था। तो बुद्धा ने पूछा ये क्या है, तो बताया चन्ना ने कि ये सब कुछ छोड़ के और निकल चुका है घर से, इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। यहीं पे बुद्धा को ये रियलाइज हुआ कि भैया जीवन का सच क्या है। अब देखो बुद्धा ने क्या किया, चार साइड्स देखी, वीक मैन, डिजीज्ड पर्सन, डिजीज्ड कॉर्प्स, एक लाश और एक सरमन वॉन्डरिंग मॉन्क। यहाँ पे बुद्धा को आया कि भैया अब मैं भी जो है इस जीवन को तो नहीं जीऊंगा क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। और बुद्धा सत्य की खोज में निकल जाते हैं और उस इवेंट को हम बोलते हैं महाविनीश कर्मन। क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। तो बुद्धा जब जब उनको ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना है, तो वो क्या करते हैं, घर को छोड़ के निकल जाते हैं। एक घोड़ा लेते हैं जिसका नाम था कंथक, और एक चैरिएटर लेते थे जिसका नाम था छन्न, और वो घर को छोड़ के निकल जाते हैं। इस इवेंट को बुद्धिज्म में हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है हॉर्स, जिसको हम हॉर्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात, बुद्धा का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, इसका भी एक सिंबल है। इसका सिंबल क्या है? लोटस। क्या है? लोटस। बुद्धा जब ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के निकलना है, तो उसका सिंबल है हॉर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। अब बुद्धा जब घर को छोड़ के बाहर निकले तो उनको दो टीचर मिले। एक का नाम था अलारा कलाम, दूसरे का नाम था उदक्का रामपुत्ता। अलारा कलाम जो है वो इनके पहले टीचर थे। अलारा कलाम जो है वो सांख्य फिलोसफी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इन्होंने बुद्धा को शिक्षा दीक्षा दी और धीरे धीरे बुद्धा इनसे भी ज्यादा पढ़ लिख गए, तो इन्होंने बताया कि अब हम और आप बराबर हैं। उदक्का रामपुत्ता जो है ये उनको राजगीर में मिले और इन्होंने भी बुद्धा को बहुत सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिस सिखाई। तो क्वेश्चन आता है, अब देखो भैया यहाँ से हमें क्लियर करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या टेक अवे है। पहला, बुद्धा को कब रियलाइज हुआ कि मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति के निकलना है? तो 29 साल की उम्र में हुआ। कब हुआ? 29, मतलब 29 साल की उम्र में इनको यह समझ में आया कि भैया हमें घर छोड़ के निकलना है। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। उसका सिंबल क्या है? हॉर्स। क्या है? हॉर्स। उस हॉर्स का नाम क्या था? कंठक। क्या था? कंठक। इनके चैरिएटर का नाम क्या था? चन्ना। क्या था? चन्ना। अब इन जब घर छोड़ के निकलते हैं तो इनको दो गुरु मिलते हैं। पहले गुरु का नाम क्या था? अलारा कलाम। क्या था? अलारा कलाम। दूसरे का नाम क्या था? उद्दक रामपुता। क्या था? उद्दक रामपुता। तो ये हो गया कोर फैक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू लर्न दिस। मैं यहाँ पे जितना भी चीज पढ़ाऊंगा, देखो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, पर जो यहाँ पे आप क्लास में पढ़ के जाओगे उस चीज से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। नाउ सी अंडरस्टैंड। सबसे पहले बुद्धिज्म का बैकग्राउंड, कहने का मतलब उस समय वैदिक रिलीजन था। वैदिक रिलीजन में बहुत ज्यादा रिचुअलिज्म था, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस होते थे, जिसके कारण क्या हुआ? सरमन ट्रेडिशन का राइज हुआ। क्या हुआ? सरमन ट्रेडिशन का राइज हुआ। सरमन ट्रेडिशन का राइज हुआ, उसमें एक ट्रेडिशन क्या बना? बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म पे आते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म पे आते हैं। बुद्धिज्म का जन्म कैसे हुआ? गौतम बुद्धा सिद्धार्थ के द्वारा हुआ। और जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ उस समय कौन सी जगह पे उनका जन्म हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ये कौन से क्लान के थे? तो ये शाक्य क्लान के थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। इनके फोस्टर मदर यानी स्टेप मदर का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। क्या था? महाप्रजापति गौतमी। इनको कब रियलाइज हुआ कि अब मुझे सब कुछ छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में निकलना है? 29 साल की उम्र में उनको रियलाइज हुआ। इस इवेंट को क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। क्या बोलते हैं? महाविनीश कर्मन। नाउ सी, आगे देखो। अब जब बुद्धा इसको निकलते हैं, मतलब जब बुद्धा को ये रियलाइज हो जाता है कि भैया अब हमको ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना है, इनको दो गुरु भी मिल जाते हैं। अब क्या होता है, बुद्धा को 5 लोग मिलते हैं, 5 एसेटिक मिलते हैं, और वो बुद्धा के साथ मिलके 6 साल तक कड़ी तपस्या करते हैं, एकदम अपने आप को स्टार्व कर देते हैं। जब वो मरने वाले होते हैं तो एक सुजाता नाम की लड़की थी जिन्होंने बुद्धा को खीर खिलाया, और खीर खाने के बाद बुद्धा को रियलाइज हुआ कि ये जो हम स्टार्व कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यहाँ पे बुद्धा को रियलाइज हुआ कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको मिडिल वे चुनना पड़ेगा। आपको क्या चुनना पड़ेगा? आपको मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा। नाउ सी, इसके बाद जब 6 साल की करीब तपस्या के बाद इनको कोई ज्ञान नहीं मिलता, तो ये निरंजना नदी के किनारे उड़ुवेला नाम की जगह पे, वहां पे एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठ के 49 डेज तक मेडिटेट करते हैं, और इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? पहले वो 6 साल तक जो है वो एकदम कड़ी तपस्या करते हैं। वो वहाँ 5 एसेटिक के साथ मिलके और अपने आप को एकदम मारने वाले ही होते हैं। फिर सुजाता नाम की लड़की उनको खीर खिलाती है और फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि भैया मध्यम मार्ग होता है, मिडल पाथ होता है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जानी है और फिर वहाँ से बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति से फिर फैक्ट समझो। देखो, ज्ञान की प्राप्ति से फैक्ट क्या है कि बुद्धा जो है वो 35 ईयर की उम्र में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम फैक्ट टाइप का, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ। देखो, बुद्धा को 35 साल की उम्र में उरुवेला नाम के जगह पे, उरुवेला नाम के जगह पे, जिसको आज हम बोध गया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोध गया। उरुवेला नाम के जगह पे 35 साल की उम्र में 49 डेज तक मेडिटेशन करते हुए प्राप्ति हुई किस चीज की? निर्वाणा की, ज्ञान की। किस चीज की? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब समझो। 35 साल की उम्र में उरुवेला यानी बोध गया में 49 डेज तक मेडिटेट करते हुए निर्वाणा की प्राप्ति हुई। ये उरुवेला निरंजना नदी के किनारे है, निरंजना नदी के किनारे है। इसी निरंजना नदी को आज हम फल्गु रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु रिवर कहते हैं। और इसी जगह पे अशोका ने एक थ्रोन बनवाया था, उसको हम वज्रासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्रासन बोलते हैं। अब देखो, तो ये फैक्ट हो गया उनके निर्वाणा से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। सी नाउ व्हेन बुद्धा गॉट दिस निर्वाणा, बुद्धा को जब निर्वाणा मिली तो उस समय बुद्धा ने क्या किया कि उन्होंने अपने राइट हैंड से धरती को छुआ और अर्थ को विटनेस बनाया कि धरती माँ ये देखो कि मैंने मारा यानी कि इल्यूजन को, यानी कि तृष्णा को, डिजायर को हरा दिया है और मुझे निर्वाणा मिल गई है और मैं अब इनलाइटेड हो गया हूँ। इस चीज को और इस मुद्रा को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है कि उन्होंने ये विटनेस कराया अर्थ को कि मैंने टेम्पटेशन यानी मारा को हरा दिया है और मैं अब जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका हूं, और अर्थ को उन्होंने विटनेस बनाया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का सिग्निफिकेंस क्या है। और जहां पे मैंने आपको बताया कि जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको वज्रासन या उसको क्या बोलते हैं, वहां पे अशोका ने वज्रासन बनाया। नवसी, अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ। बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, उनके स्टेप मदर का नाम महाप्रजापति गौतमी। 29 साल की उम्र में महाविनिष्क्रमण करते हैं अपने घोड़े कंटक को लेके, चैरियटर चन्ना को लेके। फिर वो जाते हैं, 6 एसेटिक मॉन्क मिलते हैं। उनके पहले के 2 टीचर अलार कलाम, उदकाराम पुता है। वो जाते हैं निरंजना नदी के किनारे, उरुवेला में उनको निर्वाणा यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नाउ अंडरस्टैंड, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस चीज को वो बताएंगे अब किसी को, तो उन्होंने पहला सरमन दिया। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। उन्होंने पहला सरमन दिया यानी इस ज्ञान को बताया। किसको बताया? वही जो 5 लोग थे जिनके साथ इन्होंने मिलके बहुत कड़ी तपस्या करी थी, उसको ही समझाया कि एक्चुअली में ज्ञान क्या है, हमें कैसे निर्वाणा मिलेगा। इस इवेंट को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तना। ये कहाँ पे हुआ? ये ऋषि पताना नाम का एक जगह है। कहाँ पे है? वाराणसी में सारनाथ में एक डियर पार्क है, वहीं पे बुद्धा ने इस लेक्चर को दिया और इस इवेंट को हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उनके 5 डिसिपल कौन कौन थे? उनके 5 डिसिपल थे कौंदिन्या, भादिया, वापा, महानामा और आसजी। तो 5 डिसिपल थे जिनको इन्होंने ज्ञान दिया, पहला सरमन दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। कौन कौन थे? कौंदिन्या, भवदिया, वापा, महानामा और आसजी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरा इवेंट है इसको हम बुद्धिज्म में सिग्निफाई करते हैं या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 8 स्पोक्ड व्हील्स। 8 स्पोक्ड व्हील्स, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? 8 स्पोक्ड व्हील्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज है। जब बुद्धा ने संघ नहीं बनाया था, जब बुद्धा ने ऐसा बुद्धिज्म को एक रिलीजन या एक कम्युनिटी की तरह स्टैब्लिश नहीं किया था, तो उनके 2 ले फॉलोअर थे यानी उपासक थे जिन्होंने बुद्धा की बात मानी और वो बुद्धा से सहमत हुए। उनका नाम था तपुस और वल्लिक। उसका नाम क्या था? तपुस और वल्लिक। तो ये ओडिशा के 2 मर्चेंट थे जिन्होंने बुद्धा के टीचिंग को समझा और पहले फॉलोअर बने जिनका नाम था तपुस और वल्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट डिसिपल जो बुद्धा के बने वो तपुस और वल्लिक बने। बुद्धा ने जिनको ज्ञान दिया, सरमन दिया, वो ये 5 लोग थे, कौंदिन्या, भावदिया, वापा, महानामा, आसजी। और इसके बाद जब ये सरमन हो गया तो बुद्धा
जो है वो संघ की स्थापना करते हैं, बुद्धिज्म की स्थापना करते हैं। तो जो फर्स्ट संघ बना, यानी कि पहले ग्रुप ऑफ लोग बने जो बुद्धिस्ट संघ में आए, वो वाराणसी के वेल्दी मर्चेंट थे जिनका नाम था यश। और वो 54 और लोगों के साथ में मिलके 60 अरहत का ग्रुप बनाते हैं, 60 अरहत का ग्रुप बनाते हैं। और यहाँ से बुद्धिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन या बुद्धिज्म एज ए रिलीजन का शुरुआत होता है। ठीक है, उनका मिशन कॉल क्या था, इन सबसे क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आता है, पर मैंने दे दिया है। इफ यू वांट टू रीड इट, यहाँ से पढ़ लो। अब देखो यहाँ से 2-3 चीजें कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। पहला, बुद्धा ने जिसको सरमन दिया वो 5 लोगों का नाम मैंने आपको बता दिया। बुद्धा के 2 ले फॉलोअर उपासक थे, उनका नाम क्या था, तपुस और भल्लिका। अब बुद्धा के पूरे लाइफ में, बुद्धा के पूरे लाइफ में जो उनके 4 सबसे बड़े डिसिपल हुए, उनका नाम क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमें याद रखना है। तो बुद्धा के पूरे जीवन में उनके जो 5 सबसे बड़े उपासक या फॉलोअर हुए, उसका नाम है सरिपुता, मोगलन्ना, अनंदा और उपाली। इस नाम को याद कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धा के 4 सबसे बड़े डिसिपल कौन कौन थे, सरिपुत्ता, मोगलन्ना, अनंदा और उपाली। यही अनंदा है जिन्होंने आगे चल के सुत्त पिता का लिखा, और उपाली आगे चल के क्या लिखेंगे, विनय पिता का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विनय पिता का लिखेंगे। आगे देखते हैं। नाउ सी, अब हमने क्या क्या देख लिया यहाँ तक। बुद्धा का बर्थ हुआ, समझ लिया सारा फैक्ट। बुद्धा महाविनिष्क्रमण करते हैं, घर को छोड़ के चले जाते हैं अपने घोड़े कंठक के साथ में, उसको देख लिया। बुद्धा को निर्वाणा मिल जाता है, हमने उससे रिलेटेड सारे फैक्ट देख लिए। अब बुद्धा की मृत्यु कैसे होगी उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, बुद्धा की जब मृत्यु होती है उस चीज को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। कब हुई बुद्धा की मृत्यु, बुद्धा की मृत्यु 483 बीसीई में हुई। जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। तो कितने साल की उम्र में मृत्यु हुई, 80 साल की मृत्यु हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज। नाउ सी, बुद्धा की मृत्यु कैसे हुई। बुद्धा एक जगह है पावा, वहां पे जाते हैं। वहां एक आदमी था जिसका नाम था छुंद। ये एक ब्लैक स्मिथ था। इसने बुद्धा को पोर्क डिश खिलाया, जिसको कहा जाता था सुकार माधवा। सुकार माधवा यानी पोर्क डिश। बुद्धा वेजिटेरियन आदमी थे, उन्होंने पोर्क डिश खा लिया तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। और ये पावा से चल के मतलब कुशीनगर जा रहे थे, और यही कुशीनगर में उन्होंने अपने देह को त्यागा, और इस इवेंट को हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकलता है, वो हम देख लेते हैं। पहला, बुद्धा की मृत्यु कहाँ पे हुई, कुशीनगर में हुई। कैसे हुई, तो सुकर माधवा यानी पॉक डिश खाने से। किसने खिलाया, चुंद नाम के एक आदमी ने खिलाया। वो कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था। और मतलब एक्चुअली फूड पॉइजनिंग से हुई थी। किस रिपब्लिक में हुई, तो मल्ला रिपब्लिक में हुई। उस समय वो कुशीनगर मल्ला रिपब्लिक का कैपिटल था। तो किस महाजनपद में बुद्धा की मृत्यु हुई, मल्ला महाजनपद में हुई, मल्ला रिपब्लिक में हुई। तो इस चीज को देख लेना। और क्वेश्चन है कि जो लास्ट डिसिपल या लास्ट कन्वर्ट बुद्धा के थे, उसका नाम है सुभद्रा। क्या नाम है, सुभद्रा, जिसको मरने से पहले उन्होंने संघ में एडमिट किया था। और फाइनल वर्ड इनका ये था। यहां से भी क्वेश्चन आया है, जस्ट लुक एट इट। नाउ सी, जब बुद्धा की मृत्यु हो जाती है तो बुद्धा को सेलिमेट किया जाता है और उनको जलाया जाता है। तो उनके जो अवशेष बचते हैं, जो उनका राख बचता है, तो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है कि इसको लेके कौन जाएगा। तो क्योंकि उस समय तक बुद्धा बहुत पॉपुलर हो चुके थे, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वहां पे एक इंसान था जिसका नाम था द्रोण। तो द्रोणा जो था उसने क्या किया, बुद्धा के बॉडी को 8 पार्ट में विभाजित कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं शरीरिका धातु। और इस 8 पार्ट को अलग अलग किंगडम्स लेके गए और वहां पे उन्होंने स्तूपा बनाया। तो कौन कौन लेके गए, अजात शत्रु राजगीर लेके आया, लिच्छवीज वैशाली लेके गए, साक्यास कपिलावस्तु लेके गए, मल्लास जो है वो कुशीनगर और पावा में लेके गए, पुलियाज रामग्राम में लेके गए, बुलीज उनको आलाकप्पा में लेके गए, और ब्राह्मीण जो है उनको वेदापीठा में लेके गए। इसको याद करो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं भी करो तो अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा नहीं है, पर संभावना है कि पूछेगा। ठीक है, और उनका जो अवशेष बच गया था उसमें जो चारकोल था यानी जो लकड़ी था, उसके उस टुकड़े को पिपलही वाना के मुरियाज लेके गए और वहां पे उन्होंने अंगारा स्तूप बनाया। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कैसे हुआ भैया बुद्धा का, तो बुद्धा पावा में थे, उन्होंने सुकर माधवा खाया, चुंद नाम के आदमी ने खिलाया, उनको फूड पॉइजनिंग हुई, वो कुशीनगर गए जो कि मल्ला रिपब्लिक का कैपिटल था, और वहीं पे उन्होंने अपना त्याग दिया। लास्ट उनका डिसिपल कौन था, सुभद्रा। लास्ट डिसिपल कौन था, सुभद्रा। और उनके बर्ली रिलीफ को 8 भागों में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे स्तूप बनाया गया। अब ये टेबल है, इसको रट डालो। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सब का सार इसी टेबल में है। बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में। उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, लोटस एंड बुल। जब बुद्धा महाविनिष्क्रमण करते हैं, जिसको हम ग्रेट रिनंसिएशन बोलते हैं, सब राजपाट छोड़ के जब चले गए, तो उस चीज को हम किस चीज से डिनोट करते हैं,
उस चीज को हम करते हैं हॉर्स। किससे डिनोट करते हैं? हॉर्स से। जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली तो उस चीज को हम डिनोट करते हैं बोधि ट्री से। कहाँ पे मिली मैंने सब बता रखा है। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, 8 स्पोक्ड व्हील से डिनोट करते हैं। फाइनल डेथ महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर मल्ला रिपब्लिक में, और उसको हम डिनोट करते हैं स्तूपा से। किस चीज से? स्तूपा से। ये टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बुद्धा घूम घूम के अपने ज्ञान को देते हैं तो बीच बीच में बारिश का सीजन आता है, तो बारिश के सीजन में वो लोग ये ज्ञान देना बंद करते हैं और किसी एक जगह पे रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जगह जहाँ पे बुद्धा सबसे ज्यादा रहे हैं तो वो है सारावस्ती। सबसे ज्यादा कहाँ रहे हैं? सारावस्ती में। उसके बाद सबसे ज्यादा रहे हैं वो राजगीर में, और उसके बाद सबसे ज्यादा रहे हैं वैशाली में। तो सारावस्ती में, राजगीर में और वैशाली में सबसे ज्यादा समय तक रुके हैं बुद्धा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ सी, यहाँ तक हमने बुद्धिज्म को पढ़ा है, मतलब सॉरी बुद्धा के लाइफ को पढ़ा है। बुद्धिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ, बुद्धा का लाइफ क्या था, इन सबको यहाँ तक हमने समझा है। अब यहाँ से थोड़ा सा लेक्चर एडवांस होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब हम डीप फिलोसफी में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धा की फिलोसफी क्या थी, फिर हम देखेंगे कि उनके फिलोसफी में कुछ कंफ्यूजन हो गया जिसके कारण बहुत सारा डिवीजन हुआ। उन सारे डिविजन को देखेंगे, उससे रिलेटेड टेक्स्ट को देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा चुका है। तो समझो, सबसे पहले बुद्धा जो है वो किस चीज में बिलीव करते थे, उनको किस चीज की प्राप्ति, किस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्धा को इसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धा ने बोला देखो जीवन में दुख है, तो दुख का क्या है? ओरिजिन है। सफरिंग का क्या है? ओरिजिन है। अब कारण क्या है दुख का? वो है तन्हा, जिसको हम बोलते हैं तृष्णा, जिसको हम बोलते हैं डिजायर। बुद्धा ने कहा दुख है, दुख का एक कारण है, दुख जो है वो खत्म हो सकता है लेकिन आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो दुख है, दुख समुदय है, यानी दुख जो है उसका एक रीजन है। दुख का निरोध हो सकता है, उसका एक क्योर है। क्योर क्या है? तो आपको दुखगामी यानी इसको इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो बुद्धा का कोर फिलॉसफी यही है कि जीवन में दुख है भैया, अनस्टेबल लाइफ है, दुख का एक कारण है, दुख का कारण है, उसका एक सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो बुद्धा ने बोला कि जो दुख है उसको अगर आप मतलब विजय पाना चाहते हो, दुख पे, दुख को हटाना चाहते हो, तो आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में पहला जो स्कंद है वो है प्रज्ञा। अष्टांगिक मार्ग को बुद्धा ने 3 भाग में बांटा, प्रज्ञा, शिला और समाधि। प्रज्ञा, शिला और समाधि। तो बुद्धा कहते हैं कि सबसे पहले आपको विजडम होना चाहिए। विजडम कहाँ से आएगा? जब आप सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू रखोगे और सम्यक संकल्प यानी राइट रिजॉल्व रखोगे। राइट व्यू कहने का मतलब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस 4 नोबल ट्रुथ की, इसको हम राइट व्यू बोलते हैं। उसके बाद आप सम्यक मतलब रिजॉल्व कैसे करोगे? तो आप जो है वो नॉन वायलेंस पे ध्यान दो, काइंडनेस पे ध्यान दो, तो इससे आपका संकल्प स्ट्रांग होगा। तो 2 आपके यहाँ पे प्रज्ञा हो गए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रज्ञा। 2 प्रज्ञा हो गया। फिर हो गया शिला। सील या शिला, सील मतलब होता है इथिकल कंडक्ट, यानी आपको कैसे क्या काम करना है जिससे आपको जो है वो निर्वाणा की प्राप्ति हो। तो आपको क्या करना है? राइट स्पीच अच्छे से बोलना है, राइट एक्शन अच्छे से काम लेना है, और राइट लेवलीहुड अच्छे से जीना है। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि 8 फोल्ड पाथ में प्रज्ञा के अंदर क्या क्या आता है, शिला के अंदर या सील के अंदर क्या क्या आता है, और समाधि के अंदर क्या क्या आता है। तो समाधि के अंदर आता है राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। तो 8 फोल्ड पाथ को अगर आप देखोगे तो इसको 3 स्कंद में डिवाइड कर सकते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो 3 स्कंद है 8 फोल्ड पाथ का, अष्टांगिक मार्ग का, उसमें आता है प्रज्ञा, शील और समाधि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेगा। नाउ सी, अब आते हैं हम बुद्धा के कोर फिलॉसफी पे कि बुद्धा किस चीज में बिलीव करते थे। अब तो इन्होंने बता दिया कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, उस दुख के कारण से आप फ्री हो सकते हो, आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना है। उस 8 फोल्ड पाथ में क्या है? 3 स्कंदा है, शिला, प्रज्ञा और समाधि, यानी ये 8 काम आप करो तो आप जो है निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। नाउ बुद्धा लाइफ को कैसे समझते थे कि लाइफ है क्या? इस फिलॉसफी को हम बोलते हैं प्रतीत्य समुपाद। प्रतीत्य समुपाद, प्रतीत समुत्पाद का कोर है कि व्हेन दिस एग्जिस्ट, ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कुछ है, अगर वो कुछ खत्म हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट करना भी बंद हो जाएगा। इसको समझते हैं हम एक जनरल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल कि आपने एक फोन खरीदा,
फोन खरीदा नहीं, सबसे पहले आपने एक फोन देखा, इंस्टाग्राम पे एक फोन आया, बहुत ही अच्छा सा आईफोन आया, आपने उस फोन को देखा, आपके अंदर ये मतलब आपको पता नहीं है आपको उस फोन की जरूरत है नहीं है, आपको लगाव है नहीं है, नहीं, बस डिजायर आया कि मुझे ये फोन खरीदना है। अब जब फोन आप खरीदोगे तो वो फोन धीरे 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 पुराना होगा, उसमें स्क्रैचेस आएंगे, टूटेगा, और एक समय आएगा कि वो फोन खत्म हो जाएगा, और फोन जब टूटेगा या खत्म होगा तो आपको दुख होगा। अब बुद्धा कहेंगे कि ये जो दुख हुआ वो क्या आपको फोन से हुआ? नहीं, आपको दुख फोन से नहीं हुआ है, आपको दुख इस अज्ञान से हुआ है कि आपको उस फोन की जरूरत नहीं थी, पर अज्ञानता में आप उससे मतलब रिलेट करते चले गए, आप उस फोन को इतना मतलब इंडल्ज हो गए कि आपने सब कुछ उस फोन के अराउंड अपने दुनिया को बना लिया। और ये एग्जाम्पल सिर्फ फोन के लिए नहीं है, वो दुनिया में हर चीज के लिए है। यानी हर चीज का एक्चुअली प्रतित्व समुपाद का मतलब होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहने का मतलब कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमारा दुख है तो वो इसलिए है क्योंकि वो फोन था, अगर वो फोन नहीं होता तो हमारा दुख भी नहीं होता। अब एक्चुअली ये जो प्रतीत समुपाद है, इसका हमें नॉलेज नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि जीवन में जो जो बुद्धा की फिलॉसफी है, उसका कोर जो है वो मोमेंटरीनेस है, क्षणिकवाद है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में जितना सब कुछ हो रहा है ये सब मोमेंटरीली है, सब चला जाएगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारा बॉडी भी परमानेंट नहीं है, हमारा बॉडी भी अलग अलग स्कंद से मिलकर बना हुआ है, वो भी हम आगे देखेंगे, रूप छंद वेदना 5 स्कंद होते हैं। तो हमारा बॉडी भी अलग अलग स्कंद से मिलकर बना हुआ है। हमारा आत्मा भी जो है वो कहीं ना कहीं इम्परमानेंट है, वो चेंज होते रहता है। जैसे बुद्धा एग्जाम्पल देंगे कि जब हम बच्चे थे, ठीक है, या उससे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेन का। मान लो कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन निकल रही है दिल्ली से और वो जाएगी बिहार को। जब दिल्ली से निकल रही है और बिहार को जाएगी तो अलग अलग स्टेशन पे रुकेगी। हो सकता है बहुत जगह पे उस स्टेशन से लोग चढ़े, बहुत सारे लोग निकल जाए, हो सकता है कहीं पे इंजन चेंज हो जाए, कहीं पे बोगी चेंज हो जाए। तो वो ट्रेन क्या है, वो ट्रेन हर मोमेंट में बदल रहा है। जो ट्रेन अभी है वो पहले नहीं था, जो पहले है वो उससे पहले नहीं था। कहने का मतलब जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो मोमेंटरीली है, वो चला जाएगा, वो पास हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं इससे कि जब आप अपने पैर को नदी में डालते हो तो वो जो पानी बह रही है उसको हमने नाम दे दिया है जैसे गंगा नदी है, लेकिन जो पानी बही है क्या वही पानी दोबारा आपके पैर में लग रही है? नहीं, जो पानी उस समय थी वो तो बह गई, तो जो पानी अब है वो दूसरी पानी है। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में सब कुछ जो होता है वो मोमेंटरीली होता है, क्षणिक होता है। नाउ सी अंडरस्टैंड कि चूंकि हमें इस पतित समुपाद का नॉलेज नहीं है तो हमारे जीवन में दुख है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम भाव चक्र में फंस जाते हैं, हम इस इग्नोरेंस के कारण एक मेंटल फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे हमारे माइंड बॉडी और हमारे जीवन में हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। और इसको समझाने के लिए बुद्धा जो है वो 12 निदान देते हैं कि इस 12 निदान के अंतर्गत हम फंस जाते हैं और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें निर्वाणा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमें प्रतित्व समुपाद का मतलब पता हो तो हम इसमें ना फंसे और हमको निर्वाणा मिल जाए। वो क्या है? जैसे अविद्या, सबसे पहले इग्नोरेंस है, फिर उससे हम अपना संस्कार बना लेते हैं, फिर उससे हम अपना कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान डेवलप करते हैं, फिर उससे हम अपने माइंड और बॉडी को एसोसिएट कर लेते हैं, फिर हम षड्यंत्र रचते हैं, हम जो है अपने अपने सेंसेस को जो है क्या करते हैं, इसी के अराउंड रिवॉल्व कराते हैं। फिर हम अपना स्पर्श, कांटेक्ट, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण। तो ये 12 निदाना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निदान का जो कंसेप्ट है, जो 12 निदान है, वो किससे एसोसिएटेड है? वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। क्या है वो? तो व्हील ऑफ लाइफ है, भाव चक्र है। और क्यों होता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है किस चीज का, प्रतित्व समूह पाद का। अब आगे देखो, यहां से ना कंफ्यूजन अराइज होगा। अभी हम आगे एक फिलोसफी पढ़ेंगे। अब कंफ्यूजन पता है क्या होगा यहाँ पे? बुद्धा ने ये तो बता दिया, एक्चुअली बुद्धा ने बॉडी को भी रिजेक्ट कर दिया, बोला कि बॉडी भी परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है, टेम्पोररी है, आत्मा भी इम्परमानेंट है, पर रीबर्थ होता है। पर क्या होता है? रीबर्थ होता है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा। बुद्धा ने बोला रीबर्थ होता है पर बॉडी नहीं है, आत्मा नहीं है, तो रीबर्थ किस चीज का होता है? तो बुद्धा बोलते हैं कि रीबर्थ कार्मिक कॉन्शियसनेस का होता है, यानी कि कर्मा भी होता है, रीबर्थ भी होता है, पर बॉडी और सोल परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं होता है। अब आगे चल के बुद्धिज्म में ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि जब रिबर्थ हो रहा है तो किस चीज का हो रहा है, और इस पे बहुत एक्सटेंसिव डिबेट होगा और बुद्धिज्म अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम देखेंगे। देखो मैं इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ के जाओगे तो आप इजी क्वेश्चन, अब अगर आपसे पूछ दे कि निदान किसका पार्ट है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि निदानाज आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक रिलीजन या कोई और चीज। तो आप यहाँ पे आप समझ चुके हो डिटेल में, तो आप बुद्धिज्म वहां पे सही मार के आ जाओगे। अब समझो बुद्धा की जो
वो लाइफ को कैसे समझते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। पहला है अनित्यता। अनित्यता कहने का मतलब हुआ इम्परमानेंस। वही प्रतित्व समुपाद का एक्सटेंसिव फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। उसके तीन एलिमेंट्स है। पहला है अनित्यता, कहने का मतलब इम्परमानेंस। जितना भी फिजिकल मेंटल चीज है वो बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, जिसको हम क्षणिकवाद कहते हैं। दूसरा है अनात्मा, यानी हमारा जो सोल है वो परमानेंट नहीं है, हमारा कोई सोल परमानेंट नहीं है, फिर भी रिवर्थ होता है। क्यों होता है रिवर्थ? क्योंकि भैया हमारा कर्मा जो है वो एक कॉन्शियसनेस, चेतना डेवलप कर देता है और उस चेतना से रिवर्थ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है मोमबत्ती का। देखो भैया एक मोमबत्ती है, इसका एक फ्लेम है, तो मोमबत्ती ये बॉडी हो गया, फ्लेम मान लो आत्मा हो गया, पर जो एनर्जी इमिट हो रही है ये कॉन्शियसनेस है। तो अगर रिवर्स का कंसेप्ट समझना है तो देखो कि अगर दूसरी मोमबत्ती है, अगर उसको आपको जलाना है तो क्या ये फ्लेम ट्रांसफर होगा? नहीं। यानी सोल ट्रांसफर होगा? नहीं। बॉडी ट्रांसफर होगा? नहीं। क्या ट्रांसफर हो गया? ये जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, ये ट्रांसफर हो जाएगी। यानी जो अगर मान लो आप जीवन भर गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हो, तो आप मर जाओगे, आपका आत्मा मर जाएगा, और वो गुस्सा जो है उसका रिवर्थ हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। अब ये बहुत टफ कंसेप्ट है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सिंपल है ये। इसके कारण बुद्धिज्म में 18 से ज्यादा सेक्ट बने हैं सिर्फ इस चीज पे कि भैया ये कर्मा और ये रिवर्थ और ये सोल और ये माइंड कैसे बिहेव करता है। अब देखो आगे देखते हैं। अब बुद्धा बोलते हैं कि देखो हमारा जो सोल है वो तो परमानेंट नहीं है। अब सोल परमानेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 चीज से, 5 स्कंद से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? रूप से, संज्ञा से, विज्ञान से, वेदना से और संस्कार से। रट लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 स्कंदा के नाम क्या क्या है। तो रूप है, संज्ञा है, विज्ञान है, वेदना है और फॉर्मेशन है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। अब आते हैं हम त्रिरत्ना पे। अब बुद्धिज्म जो संघ है, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, उसको तो हमने देख लिया। अब संघ के बारे में थोड़ा देखते हैं। बुद्धिज्म में अगर आप जाते हो तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या है? बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मा संगम गच्छामि और संघा शरणम गच्छामि। तो बुद्धा मतलब एक टीचर, इनलाइटेड टीचर, जो कि बुद्ध खुद है। धम्मा मतलब ट्रूथ और टीचिंग, कहने का मतलब बुद्धा की फिलॉसफी। और संघा मतलब एक मोनेस्टिक कोड होगा। अगर आपको निर्वाणा की प्राप्ति करनी है, इतनी बड़ी चीजों को पाना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स कहाँ से आएगा? इस मोनेस्टिक कोड से आएगा। इसी रूल को हम बोलते हैं पतिमोक्ष। क्या बोलते हैं? पतिमोक्ष। 227 से ज्यादा पतिमोक्ष है, जिसको बुद्धा ने खुद सुत्त पिताका में बोला था, लिखा नहीं था। सुत्त पिताका लिखेगा कोई और, अभी हम देखेंगे उसको। इसी पतिमोक्ष को हम बोलते हैं रूल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पतिमोक्ष? पतिमोक्ष मतलब होता है रूल्स। और रूल क्या है? पंचशील बोलते हैं हम उसको। पंचशील कहने का मतलब अहिंसा, सत्य, नो स्टीलिंग, नो मिसकंडक्ट, नो इंटॉक्सिकेंट। यानी हमें हमेशा मतलब अहिंसा पे फोकस करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, कोई मिसकंडक्ट नहीं करना है, और दारू शराब नहीं पीना है। ये आम लोगों के लिए है। और मॉन्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे आपको पोस्ट नून नहीं खाना, लग्जरी नहीं लेना है, गोल्ड सिल्वर वगैरह ये सब जो है वो नहीं चाहिए। आगे देखो, तो ये संज्ञा से रिलेटेड हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट है पतिमुख और ये जो पंचशील है, इसको याद रखना। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धिज्म से रिलेटेड। जैसे पवारन से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पवारन का मतलब क्या है। उपोस्था से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपोस्थ का मतलब क्या होता है। तो मैंने कुछ हेडिंग्स में इन टर्म्स को बांट दिया है, देख लो। एक टर्म होता है पबज्जा। जब आप बुद्धिस्ट संघ में एंट्री करते हो तो आपका सर मुड़वा दिया जाता है और आप एक श्रमणीर बन जाते हो। तो ये जो श्रमणीर बनते हो आप, इस टर्म को बोलते हैं पबज्जा। तो पबज्जा क्या है? जब आपकी एंट्री होती है बुद्धिस्ट संघ में, तो उस समय एक अनुष्ठान होता है, उसको हम बोलते हैं पबज्जा, जिसमें आपका सर मुड़वा दिया जाता है। एक होता है उपसंपदा। उपसंपदा कहने का मतलब होता है कि जब आप 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं और आपको परमानेंट भिक्षु बनना है, तो एक ऑर्डिनेशन यानी सेरेमनी होता है, जिसको हम उपसंपदा बोलते हैं। तो पबज्जा और उपसंपदा 2 बुद्धिस्ट सेरेमनी है। पबज्जा एंट्री पे, उपसंपदा 20 साल की उम्र में। जब रेनी रिट्रीट होता है, कहने का मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो कहीं पे लोग रुकते हैं, उस चीज को हम वसावास कहते हैं। क्या बोलते हैं? वसावास। वास से याद रखना कि कहीं पे आप निवास कर रहे हो तो 3 मंथ तक जो है बुद्धिस्ट बिना ट्रेवल किए हुए जिस जगह पे रुकते हैं, उस चीज को हम वसावास बोलते हैं। उस रुकने को क्या बोलते हैं? वसावास। और फिर आता है पवारन। पवारन क्या होता है कि जब ये समय खत्म हो जाता है तो आप कन्फेस करते हो कि इस समय में आपने क्या क्या गलती करी थी, क्योंकि इस समय पे आप कोई मोनेस्टिक कोड फॉलो नहीं कर रहे होते हो। तो वसावास कहने का मतलब जब आप 3 महीने तक क्या करते हो? रुकते हो, उसको वसावास कहते हैं। और जब आप कन्फेस करते हो कि कौन कौन सा कोड आपने फॉलो नहीं किया, तो उसको पवारन कहते हैं।
उसके बाद एक टर्म है उपोस्त। उपोस्त कहने का मतलब होता है जो पतिमोखा रूल है, जो पतिमोखा रूल है कहने का मतलब जो 227 से प्लस रूल है, उसको हर 15 दिन पे जो है लोग रिसाइट करते हैं, बार बार बोलते हैं ताकि याद रहे। और कठिन कहने का मतलब होता है साल में एक बार आपको एक येलो कपड़ा दिया जाता है, इसको हम कठिना या कठिन कहते हैं। तो 6 टर्म है, याद कर लो। पवज्जा है, उपसंपदा है, वसावास है, पवारन है, उपोस्त है और कठिन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम समझते हैं बुद्धिज्म के कोर टेक्स्ट के बारे में। देखो बुद्धिज्म का कोर टेक्स्ट क्या है, दो टाइप के टेक्स्ट है बुद्धिज्म में। एक कैनोनिकल टेक्स्ट है, कहने का मतलब जहां पे बुद्धा की खुद की जो फिलॉसफी है वो लिखी हुई है। एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। जो कैनोनिकल टेक्स्ट है उसमें 3 पार्ट है, या जिसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। कौन कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्धा ने जो कहा है, बुद्धा की जो सेइंग है, जो टीचिंग है वो है। विनय पिटक में बुद्धा या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो कंडक्ट है, जैसे ये पतिमोक्ष हो गया, ये सब विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटका है वो फिलॉसफी के बारे में है। जब बुद्धिज्म का डिक्लाइन एक टाइप से स्टार्ट हो गया था तो उस समय मोगलीपुट्टिस ने अभिधम्म पिटक लिखा था ताकि बुद्धिज्म के फिलॉसफी को और अच्छे से समझा पाए। अब जो सुत्त पिटक है उस सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक में क्या है? 5 निकाय हैं। कौन कौन सा निकाय है? दिग्घ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय और खुद्दक निकाय। पांचों निकाय याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। सुत्त पिटक के अंदर कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। दिग्घ निकाय डीएम एस ए के, तो डीएम सक, ठीक है, डीएम एस ए के शक से याद कर सकते हो आप। डी से दिग्घ निकाय, एम से मध्यम निकाय, एस से संयुक्त संयुक्त निकाय, ए से अंगुत्तरा निकाय और के से खुद्दक निकाय। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है कि अंगुत्तरा निकाय जो है उसमें महाजनपद जो है 16 महाजनपद उसका नाम दिया हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। तो याद रख लेना कि सुत्त पिटक के अंगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपद का नाम लिखा हुआ है। खुद्दक निकाय में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं थेरी गाथा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये थेरी गाथा एक्चुअली पोएम है जो नंस ने गाया है। इसी के अंदर जातक स्टोरी है। जो आपने बुद्धिज्म से रिलेटेड जातका स्टोरी पढ़ी होगी, वो जातक स्टोरी जो बुद्धा के प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है वो खुद्दक निकाय में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सुत्त पिटका के 5 पांड, जिसको हम कैसे याद रखेंगे? डीएम इस एके से, दिग्घ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जातका स्टोरी है और थेरी गाथा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना इसको। अब आगे देखो, तो खुद्दक सुत्त पिटका हमने देख लिया। फिर 2 पिटका बचता है, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। विनय पिटका को लिखा था उपाली ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो विनय पिटका में क्या है? नियम, नियम कानून। क्या क्या नियम होगा? तो विनय पिटका के 3 पार्ट। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला है सुत विभंग। क्या है? सुत विभंग, जिसमें पतिमुखा रूल है। मैंने आपको बार बार बताया था कि पतिमुखा रूल जो है वो विनय पिटका का पार्ट है। तो विनय पिटका के अंदर में सुत विभंग है। इसको अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा क्योंकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर हाई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सुत पिटका के अंदर में क्या है? सुत विभंग है, खंडक है और परिवार है। इतना मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि भैया विनय पिटका के अंदर ही क्या है? पतिमुखा रूल है। उसके बाद होता है अभिधम्म पिटका, इसमें बुद्धिज्म का फिलॉसफी है। इसको लिखा था मोगलीपुत्र टिसा ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और इसके अंदर एक बड़ा फेमस किताब है जिसका नाम है कथावत्थु। क्या नाम है? कथावत्थु। एक्चुअली जो अभिधम्म पिटका, इसमें 7 किताब है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है कथावत्थु, और ये एक्चुअली बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद ही कर लेना, कथावत्थु, ठीक है। आगे देखो, अब हम देखते हैं कि कुछ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो वो टेक्स्ट हो गया जो बुद्धा के ओरिजिनल सेइंग पे है, जो बुद्धा के फॉलोअर्स ने खुद लिखी है। एक हो गया जो बुद्धिज्म को इंटरप्रेट करके अलग अलग फिलोसफर ने लिखा है, जैसे कि नागार्जुन ने, जैसे कि नागार्जुन ने तो नागार्जुन ने क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो। क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? पाली में। उसके बाद बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। विशुद्धि मार्ग किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने। महावंशा और दीपवंशा क्या है? ये श्रीलंकन क्रोनिकल है, और इसी में एक्चुअली हमें अशोक के रेन के बारे में पता चलता है। और ललित विस्तार क्या है? ये बुद्धा का एक टाइप से लाइफ स्टोरी है। ललित विस्तार पे ही एक आदमी है जिसका नाम है एडविन अर्नोल्ड, उसने किताब लिखी है द लाइट हाउस ऑफ एशिया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि लाइट हाउस ऑफ एशिया किसको कहते हैं? तो बुद्धा को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं, इसको एक बार देख लो। अब देखो, अब यहां से हम आते हैं अपने मेजर चीजों पे, ठीक है। देखो,
बुद्धिज्म में ना 4 काउंसिल हुए, यानी बुद्धा जब उनका डेथ होता है 483 बीसीई में, तो उस समय के रूलर थे अजातशत्रु। उन्होंने एक काउंसिल बुलाई कि चलो अब बुद्धिज्म पे कुछ डिस्कशन हो। तो पहली काउंसिल हुई, अजातशत्रु ने कराया। पहली काउंसिल में 2 टेक्स्ट लिखे गए, सुत्त पिता का और विनय पिता का। सुत्त पिता का लिखा और विनय पिता का लिखा गया। मैंने आपको अभी सब कुछ बता दिया उसके बारे में। उसके बाद दूसरी काउंसिल जो हुई वो कालाशोक के समय में हुई। कहाँ पे हुई? वो हुई आपकी वैशाली में। पहली काउंसिल कहाँ हुई? राजगीर में। दूसरी काउंसिल कहाँ हुई? वैशाली में। उस काउंसिल में क्या हुआ कि 100 साल बीत गए थे। ये काउंसिल लगभग आपका 383 बीसी में होता है। कब होता है? 383 बीसी में, 100 साल बाद। 100 साल बाद ना कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया बुद्धिज्म में। उस डिसएग्रीमेंट को हम बोलते हैं 10 पॉइंट डिसएग्रीमेंट, 10 वत्तथुनी। 10 वत्तथुनी, जिसको हम बोलते हैं 10 वत्तथुनी का मतलब 10 बातों पे डिसएग्रीमेंट हो गया। बहुत सारा अलग अलग चीज था, जैसे कि हॉर्न में सॉल्ट नहीं रखना है, पाम वाइन नहीं पीना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो डिसएग्रीमेंट हुआ ना, इसके कारण 2 स्कूल इमर्ज हुए। अब यहाँ से समझना बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। मैं अभी आपको जो समझाऊंगा ना, इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि 10 वत्थुनी कहने का मतलब 10 पॉइंट डिसएग्रीमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो पूरा काउंसिल था वो 2 भागों में बट गया। एक भाग जो था उसको हम बोलते हैं स्थावीरवादीन। क्या बोलते हैं? स्थावीरवादीन। स्थावीरवादीन बोला कि भैया ये जो 10 आप अलग अलग चीज लेके आ रहे हो, हम इसको नहीं मानेंगे। हम ओरिजिनल बुद्धिज्म को मानेंगे, जो ओरिजिनल बुद्धा कह के गए हैं उसी चीज को मानेंगे। तो स्थावीरवादीन, अब देखो यहां से कंफ्यूजन आएगा। ये स्थावीरवादीन आगे जाके थेरावाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थेरावादा बन जाएगा। ये थेरावादा आगे जाके हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये इतना सिंपली नहीं मूव करा है। ये इतना सिंपली नहीं मूव करा है। ऐसा नहीं है कि स्थावीरवादीन जो है वो सीधा थेरावादा बन गए, थेरावाद सीधा हीनयान बन गए, नहीं। स्थावीरवादीन के भी बहुत सारे सबसेक्ट बनेंगे, थेरावादा के भी बहुत सारे सबसेक्ट बनेंगे, और अल्टीमेटली ये हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बनेगा। तो जिन लोगों को ये 10 रूल पसंद नहीं था वो बन गए स्थावीरवादीन। अभी हमको यही याद रखना, अभी आगे देखेंगे हम। और जिन लोगों को ये 10 रूल पसंद था, या उन्होंने बोला कि भैया ठीक है समय के साथ चेंज हो सकता है, वो चेंज एक्सेप्टिंग लोग जो है वो महासंघिका बन गए। यही महासंघिका आगे जाके क्या बनेगा? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बनेगा। महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बनेगा। तो हीनयान महायान निकलेगा कहां से? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से। और उसका बीज कहां पे पड़ा? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। कंफ्यूजन कहां पे होता है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो डिवीजन हुआ वो स्थावीरवादीन और महासंघिका का हुआ। ये आगे चल के हीनयान बनेगा, ये आगे चल के महायान बनेगा, पर अभी ये स्थावीरवादीन और महासंघिका है। और इसमें और भी डिविजन होंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया पहला सिजम या पहला डिवीजन बुद्धिज्म में, स्थावीरवादीन और महासंघिका में। आगे देखो, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, और इस टेबल पे मैंने 3 अलग अलग बुद्धिज्म के जो फॉर्म है उनके बारे में सब कुछ लिख दिया है। इस टेबल को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डाला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको हम लास्ट में जब थेरावाद और महायाना और हीनयान पढ़ लेंगे तो इस चीज पे हम आएंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो श्रावस्तीवाद था वो अचानक से हीनयान फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गया, नहीं। आगे चल के, यानी कि ये काउंसिल कब हुई थी? 383 बीसी में, है ना? 383 बीसी में हुई थी। तो आगे चल के जो स्थावीरवादीन है इसमें अलग अलग डिवीजन होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझो। पहला, बुद्धा जो है वो क्या बताते हैं कि प्रतीत समुपाद है, सब कुछ मोमेंटरीली है। रिवर्थ कैसे होगा? कार्मिक कॉन्शियसनेस से होगा। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों में कंफ्यूजन होती है कि यार हम करें क्या, मतलब निर्वाणा मिलेगा कैसे? अगर मान लो कि हमारे बॉडी से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अगर हम पाप कर भी देते हैं तो हमारा उससे आगे क्या होने वाला है? इस चीज को लेकर ना स्कॉलर्स के बीच में डिबेट हुई। तो जो अस्थावीरवाद मतलब अस्थावीरवाद के स्कॉलर्स थे, उसमें 3 टाइप के स्कॉलर्स निकले जिन्होंने 3 अलग अलग बातें कही। पहली बात, जो पहले फिलोसॉफिकल इसके सेक्ट बने, इसको हम बोलते हैं थेरावाद। थेरावाद जो था, या थेरावाद जो था, उसने बोला कि जो भी बुद्धा ने कहा है हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। हम एक भी चेंज जो है वो अपने आप से लेके नहीं आया है। बुद्धा ने बोला है प्रतीत समुपाद, हम इसी चीज में बिलीव करेंगे। बुद्धा कहते थे कि आपको निर्वाणा मिलेगी, आपको खुद से निर्वाणा मिलेगी, और आप काम करते रहो, आप अरहत बन जाओगे। तो हमारा काम बस यही है कि हम उस पाथ को फॉलो करें, निर्वाणा प्राप्त करें और दुनिया से चले जाए। इसको हम बोलते हैं थेरावाद। थेरावाद का फिलॉसफी है विभज्यवाद। क्या है? विभज्यवाद। इसको याद रखना। तो थेरवाद, उसके बाद आता है
श्रवस्तिवाद। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रवस्तिवाद क्या है? इसका मतलब होता है सर्वम अस्ति। अब श्रवस्तिवाद क्या कहता है? बुद्धा कहते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, यानी हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ क्षणिक है। श्रवस्तिवाद कहता है कि ऐसा नहीं है। श्रवस्तिवाद थोड़ा सा डिफर करता है। वो कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और वो एक साथ ही हर चीज में काम दे रहे हैं। कहने का मतलब हमारा पास्ट भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा फ्यूचर भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारा प्रेजेंट भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सर्वम अस्ति यानी सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। और इसका जो टेक्स्ट है, जो श्रवस्तिवाद के फिलॉसफी को बताता है, उसका नाम है महाविभाष। क्या है? महाविभाषा। तो महाविभाषा शास्त्र श्रवस्तिवाद को कहता है। श्रवस्तिवाद अस्थाविरवादीन का एक पार्ट है, थेरावाद भी अस्थाविरवादीन का एक पार्ट है। और जो इसका तीसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रिक। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रिका या स्वतंत्रिक। ये कहता है कि देखो भैया, पास्ट और फ्यूचर का हमें नहीं पता, पर सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब जो पास्ट में हो गया वो मेमोरी थी, जो फ्यूचर हुआ ही नहीं है वो आने वाला है, तो जो प्रेजेंट है बस वही एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब कि अगर प्रेजेंट में हम अपने कर्म को करते रहे तो उससे हमारा फ्यूचर बनेगा और पास्ट एक मेमोरी बन चुकी है। तो स्वतंत्रिका कहता है कि ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट, ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट। अब इस चीज को ऐसे समझो, एक टीचर है, उन्होंने कुछ ज्ञान दिया। टीचर ने बोला कि सब कुछ मोमेंटरीली है। थेरावाद वाले ने बोला कि हम टीचर की बात मानेंगे और हम यही मान के चलेंगे। श्रवस्तिवाद बोला, वो थोड़ा दिमाग लगाया, बोला कि ऐसा नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। और स्वतंत्रिका बोला कि नहीं नहीं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात छोड़ो, लेकिन प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये तीन स्कूल है किसके अंदर में? स्थाविरवाद के अंदर में। स्थाविरवाद के अंदर में तीन स्कूल कौन कौन है? थेरावाद, श्रवस्तिवाद, स्वतंत्रिका। तो स्थाविरवाद के अंदर में ये तीन स्कूल आ गए। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। अब क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा स्थाविरवाद का फिलॉसफी था, ये और आगे बढ़ेगा। अब और आगे जब बढ़ेगा तो ये और अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड होगा। इसमें एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पुद्गलवाद। क्या बोलते हैं? पुद्गलवाद। एक को बोलते हैं धर्मगुप्तक, एक को बोलते हैं महिशासक। अब देखो, हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अस्थाविरवाद हो गया, अस्थाविरवाद। अस्थाविरवाद का तीन फॉर्म हो गया, हीनयान हो गया, है ना, श्रवस्तिवाद हो गया और स्वतंत्रिका हो गया। इस हीनयान फॉर्म का आगे जाके डिवीजन होगा और ये तीन डिवीजन में बनेगा। इसमें एक पुद्गलवाद है, एक धर्मगुप्तक है, एक महिशासक है। पुद्गलवाद कहता है कि देखो, इस कंसेप्ट को समझ लो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पुद्गलवाद के कंसेप्ट को समझ लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, पुद्गलवाद कहता है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई शरीर नहीं है, पर एक पर्सन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक इंसान है, उसका नाम है, मान लो उसका नाम है राम। अब जो राम नाम का इंसान था वो बच्चा था, वो जवान हुआ, वो बूढ़ा बना, पर उसकी एक आइडेंटिटी रह गई। तो राम नाम का बच्चा वो मोमेंटरी है, बात सही है, पर वो राम जो है वो एक आइडेंटिटी है, वो एक पुद्गल है, वो एक पर्सन है और इसी पर्सन का रिबर्थ होता है। तो पुद्गलवाद पुद्गल में भी बिलीव करता है और पुद्गल का मतलब होता है कि वो एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि ट्रांसमाइग्रेट करता है। इसको जो थेरावाद की फिलॉसफी थी, इसने हेविली क्रिटिसाइज किया कि ये तुम क्या बोल रहे हो, गौतम बुद्ध तो ऐसा कोई बात बोलते ही नहीं थे। धर्मगुप्ता कहता है कि भैया हम गौतम बुद्ध को ही मानेंगे। गौतम बुद्ध जो है वो इंसान, मतलब थेरावाद तो बिलीव करता है कि गौतम बुद्ध भी इंसान ही है, और ये कहता है कि अभी इंसान है ना, स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, टीचर उससे नीचे है, स्टूडेंट उससे नीचे है। तो कहने का मतलब धर्मगुप्त कहेगा कि भैया बुद्धा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये धर्मगुप्त एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑफरिंग में बिलीव करते हैं, यानी दान दक्षिणा में बिलीव करते हैं। और ये ज्यादा फैला है आपका चाइना, कोरिया और वियतनाम में, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ से बहुत ज्यादा बुद्धिज्म ग्रो किया है क्योंकि ये लोग बहुत दान दक्षिणा में बिलीव करते थे। और एक महिशासक है, ये बोलता है कि भैया हम एकदम स्ट्रिक्टली जो है वो स्तूप का पूजा करेंगे, और ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। आगे देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में दो प्रकार से डिवीजन हुआ था, स्थाविरवादीन में और महासंगिका में। याद करो, स्थाविरवादीन आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन पार्ट में? एक आप हो गया थेरावाद, एक हो गया श्रवस्तिवाद और एक हो गया आपका स्वतंत्रिका। उसके बाद पुद्गलवाद आ गया, धर्मगुप्तक आ गया और महिशासक आ गया। अब महासंगिका पे आते हैं, वही महासंगिका जो आगे आके महायान बनेगा। अब ये लोग बिलीव करने लगे कि बुद्धा जो है वो भगवान है। बुद्धा क्या है? भगवान है। अब भगवान का ग्रोथ कैसे हुआ? वो
ऐसे हुआ। देखो, इसका पहला पार्ट है, यानी कि महासंगिका का एक पार्ट बना जिसको हम बोलते हैं लोकोत्तरवाद। लोकोत्तरवाद ये मानता है कि बुद्धा ट्रांसीडेंटल है, यानी इस समय के नहीं है। कहने का मतलब जो बुद्धा हमने देखा है वो एक आम इंसान था, पर वो ट्रांसीडेंटल है, जो रियल बुद्धा है वो कहीं और यूनिवर्स में है। तो लोकोत्तरवाद ये कहता है, लोकोत्तरवाद का मतलब ये हो गया कि वो एकदम अलौकिक है। बुद्धा क्या है? ट्रांसीडेंटल है। बुद्धा एक सुपर नेचुरल बीइंग है। इनका मेन टेक्स्ट है महावस्तु। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकोत्तरवाद किसका पार्ट है? महासंगिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? महासंगिका का पार्ट है। इसमें दूसरा है चैतिक। चैतिक जो है एक्चुअली आंध्रा में ज्यादा फेमस हुआ, और ये स्तूप की पूजा करता है कि भैया हम जो है स्तूपा की बहुत ज्यादा पूजा करेंगे। और एक है एक व्यवहारिक। एक व्यवहारिक ये कहता है कि बुद्धा ने जो बात कही थी वही सच है, और उसी सच से सबको निर्वाणा मिल जाएगा। आपको याद क्या करना है कि महासंगिका का 3 पार्ट है। एक है लोकोत्तरवाद, एक है चैतिक, एक है एक व्यवहारिक। लोकोत्तरवाद और एक व्यवहारिक से क्वेश्चन आ चुका है, चैतिक से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये टफ है कंसेप्ट, इसको एक बार दोबारा देखते हैं, समझो। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, क्योंकि 100 साल हो गया था, डिवीजन हुआ स्थाविरवादीन और महासंगिका में। स्थाविरवादीन जो है वो आगे चल के 3 भाग में डिवाइड होगा, थेरावादा, सवस्तिवादा, स्वतांत्रिका। उसके बाद क्या होगा, थेरावादा 3 भाग में डिवाइड होगा, पुडगलवाद, धर्मगुप्तक और महिशासक। आगे जाके महासंगिक जो है वो 3 भाग में डिवाइड होगा, लोकोत्तरवाद, चैतिक और एक व्यवहारिक। इतना अगर याद कर लिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, यहाँ तक जो हमने फिलॉसफी पढ़ी है ना, वो बुद्धा से रिलेटेड है, वो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, जो बुद्धा ने कहा या उनके जो डिसिपल थे उन्होंने उसको समझा और अपनी फिलॉसफी दी। अब कुछ फिलॉसफी है जो कुछ स्कॉलर्स ने दी है, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर ही है, जिनका नींव जो है वो बुद्धिज्म ही है, पर उन्होंने अपने अंदर से कुछ ऐड किया है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है, इसलिए बस हम टर्म को देखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। पहला है शून्यवाद। शून्यवाद की फिलोसफी किसने दी? नागार्जुन ने दी। नागार्जुन कौन थे? ये 2nd सेंचुरी सीई में जो है एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, जो सातवाहना यज्ञश्री सताकर्णी के कोर्ट में थे, और इनको इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है। इन्हें शून्यता का कंसेप्ट दिया। शून्यता ये कहते हैं, ये प्रतीत समुपाद का जो कंसेप्ट था उसी को आगे लेके जाते हैं, और कहते हैं कि जीवन में शून्यता का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जीरो है। शून्यता कहने का मतलब होता है कि हमारा अस्तित्व जो है वो अपने आप में टेम्पररी है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग स्कंदों से एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, याद रखना कि शून्य या जिसको हम बोलते हैं शून्यवाद, इसका कंसेप्ट किसने दिया? नागार्जुन ने। और इसका जो मेन टेक्स्ट है उसका है नाम मूलम मध्यम करिका। मूल मध्यम करिका। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, या क्वेश्चन यहाँ से एकदम हाई चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा। तो मूल्य मध्यम करिका जो है वो किसका किताब है? नागार्जुन का किताब है, जिसमें वो इम्प्टीनेस या शून्यवाद का कंसेप्ट देते हैं। इनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है, और इन्होंने सतवाहना किंग श्री यज्ञ श्री सताकर्णी के कोर्ट में काम किया था, उसी समय के ये थे। ठीक है। शून्यवाद के अंदर 2 ट्रूथ है, एक को हम बोलते हैं समवर्ती सत्य, एक को बोलते हैं परामर्थ सत्य। समवर्ती सत्य वो होता है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब मतलब नागार्जुन कहते हैं कि सत्य 2 प्रकार का है। एक तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ यही है कि कुछ होता ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ एक दूसरे से डिपेंडेंट है। लेकिन समवर्ती सत्य हमें दिखता है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में कार है, टेलीफोन है, फोन है, वो समवर्ती सत्य है। और जो ओरिजिनल सत्य है वो परामर्थ सत्य है। इसके बाद आता है दूसरा स्कूल इसी के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं योगाकारा। योगाकारा के जो फाउंडर है वो है अशंगा और वासुबंधु। और योगाकारा कहता है कि देखो, इसको बड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब सॉरी, हाँ, देखो, योगाकारा की फिलोसफी आई। ओके, योगाकारा की फिलोसफी पहले समझ लेते हैं, जो असंग और वासुबंधु ने लिखी। योगाकारा कहता है ना कि सिर्फ माइंड एग्जिस्ट करता है। माइंड एग्जिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 3 दोस्त एक पेड़ के नीचे गए। अब जब तीनों दोस्त उस पेड़ के नीचे गए तो एक दोस्त बोलता है कि यार ये पेड़ कितना सुंदर है, दूसरा दोस्त बोलता है कि यार इस पेड़ की लकड़ी कितनी महंगी होगी, तीसरा दोस्त बोलता है कि इस पेड़ के पास जाते ही मुझे अपने पिता की याद आने लगी। अब पेड़ वही है, यानी रियलिटी है, लेकिन इसको हम कंसीव कैसे करते हैं, इसको हम लेते कैसे हैं, ये हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है।
तो जो रियलिटी है वो वही है जो हमारा दिमाग हमें बताती है। योगाकारा की फिलॉसफी यही कहती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो दो फिलॉसफी याद रखना। और उसके बाद आगे जाके जो महायाना सेक्ट है वो जाएगी कहाँ पे, चाइना वगैरह ट्रेवल करेगी सिल्क रूट के थ्रू, तो वो और सारे चीजों में डिवाइड हो जाए, जैसे सुखावती में, जैन में और हुयान में। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, पर अगर आगे आएगा तो यू कैन जस्ट सी इट। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत उसको नहीं है, बस एक बार देख लो। अब देखो आगे। फिर एक आता है सेक्ट वज्रयान। तो हमने अभी तक क्या देखा, स्थाविरवादीन है ना, और महासंघी का। स्थाविरवादीन आगे जाके क्या बनेगा, स्थाविर आगे जाके बनेगा तुम्हारा थेरावादा, सरस्वतीवादा और स्वतंत्रिका। और महासंघी का आगे जाके क्या बनेगा तुम्हारा, फिर इसके बाद पुडगलवाद आएगा, धर्मगुप्ता आएगा और समति आ जाएगा। इसके बाद महासंघी का जो है वो आपका लोकोत्तरवाद, एक व्यवहारी, ये दो पार्ट में, और एक और पार्ट है उसमें डिवाइड हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो सरस्वतीवादीन हो गया और महासंघी का हो गया। अब क्या होगा कि एक और स्कूल आता है जिसको हम बोलते हैं वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो लगभग 8th सेंचुरी में आता है। ये थोड़ा तंत्र मंत्र पे ज्यादा फोकस करता है, और इसके 3 पिलर है, मंत्र, मुद्रा और मंडल। मंत्र, मुद्रा और मंडल, ये सोचते हैं ना कि इसी लाइफ में कुछ जादू टोना करके हम बुद्धिज्म मतलब निर्वाणा की प्राप्ति कर ले। इसके 2 पार्ट है, काल चक्रयान और सहजयान। इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, पर इसको याद रखना कि वज्रयान का फिलोसफी कहाँ पे है। इसका मेन सेंटर विक्रमशिला और उदंतपुरी था। यही वज्रयान का फिलोसफी आगे जाके तिब्बत चला जाएगा, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे डाला है। तो 2 इंडियन स्कॉलर थे, पद्म संभव जिसको गुरु रिपुंचे कहते हैं, और अतिशा दीपांकर जो उस समय विक्रमशिला के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने इस वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को कहाँ पे डाला, तिब्बत में डाला। और तिब्बत में ये वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, निगमा, काग्यू, साके और गेलुग। और इसी गेलुग के दलाई लामा है। मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आ चुका है कि दलाई लामा तिब्बतियन बुद्धिज्म के किस सेक्ट से है, तो गेलुग से है। ठीक, इतना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अब बहुत, अब ज्यादा नहीं है, अब बहुत कम है। अब थोड़ा सा और समझ लो। देखो, एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। महायान कैसे बना हीनयान महायान, मैंने आपको बताया। ये हीनयान जो है वो बना सरस्वतीवाद से, नहीं सॉरी, स्थाविरवादीन से, है ना। और ये महायान बना महासंगिका से। जो हीनयान वाले हैं ना, वो मानते हैं कि बुद्धा जो है वो एक ऑर्डिनरी आदमी थे, आम इंसान थे, और हमारा लाइफ में गोल है अड़हत बनना। कहने का मतलब हम बुद्धा जो बताए हैं उसके पाथ पे चलेंगे, हमको निर्वाणा मिल जाएगी, हमको मोक्ष मिल जाएगा। महायान बोलता है कि देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो है सेल्फिश चीज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको ज्ञान मिल गई है तो आपको अरहत बनने की जरूरत नहीं है। आप रुको और आगे लोगों को ज्ञान दो। और यहां से आता है कंसेप्ट बोधिसत्वा का। इस चीज का कंसेप्ट आता है बोधिसत्वा का। तो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बिलीव करता है कि कोई इंसान जिसको ज्ञान मिल गई है पर वो रुक जाता है, निर्वाणा नहीं पाता है, और आगे लोगों को ज्ञान ट्रांसफर करता है, इसी को हम बोलते हैं बोधिसत्वा। महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो बुद्धा को भगवान मानना स्टार्ट करता है, और ये बुद्धा की मूर्ति पूजा स्टार्ट करता है। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा जो है वो स्टार्ट करता है। सो सॉरी, मूर्ति पूजा स्टार्ट करता है। नवसी, महायाना फॉर्म का पार्ट है बोधिसत्वा। अब बोधिसत्वा से क्वेश्चन दबा के पूछता है यूपीएससी बीपीएससी सब, तो हमें थोड़ा बोधिसत्वा का नाम देख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है, जैसे पहले बोधिसत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पे इनका पिक्चर पाया गया है केव नंबर 1 में, और ये माना जाता है दलाई लामा इसी के इनकारनेशन है। तो अवलोकितेश्वरा जो है वो कंपैशन यानी करुणा के देव माने जाते हैं। मंजूश्री जो है वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड अपने हाथ में लिए हुए हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांससेंडेंटल विजडम के। मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, सबसे इंपॉर्टेंट है मैत्रेय। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसको हम फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। वैसे वज्रपानी है, सितिग्रभा है ना, तारा है, समंत्रभद्र है। तारा जो है वो मदर ऑफ लिबरेशन एंड कंपैशन कहा जाता है, और ग्रीन तारा जो है वो प्रोटेक्शन का प्रतीक है, और व्हाइट तारा जो है वो पीस का प्रतीक है। ठीक है, तो समंतभद्र है, और आपका है आपका आकाश अक्षगर्भा। तो ये अलग अलग बोधिसत्व है। बोधिसत्व कहाँ से आया, वो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से आया। क्या था मैंने आपको बता दिया। अब एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम बोलते हैं त्रिक्या डॉक्ट्रिन। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। अब बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि बुद्धा थे कौन, बुद्धा भगवान थे, आम इंसान थे, या बुद्धा कुछ और थे। तो इसको हम त्रियक डॉक्ट्रिन से समझते हैं। त्रियक डॉक्ट्रिन में क्या होता है, ये कहता है कि बुद्धा 3 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला है धर्म का लेवल, दूसरा है संभोग का लेवल, और तीसरा है निर्माण का लेवल।
धर्म काय लेवल पे बुद्धा जो है, बुद्धा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको एक एनालॉजी से समझो। सूरज है, धरती है, सनलाइट है ना? सूरज है, धरती है, सनलाइट है। अब देखो, ये जो सूरज की एनर्जी है, जो सूरज एनर्जी इमिट कर रही है, ये किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी ये कॉस्मिक है, ये ट्रांसेंडेंटल है, अलौकिक है। दिख क्या रहा है? सूरज। सूरज कहाँ पे है? आसमान में है। लेकिन हम तक पहुंच क्या रहा है? वो हम पे पहुंच रहा है ये सनलाइट एनर्जी, जिससे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। यहीं से बुद्धा को समझो। बुद्धा का जो अल्टीमेट रेडियंस है, जो अल्टीमेट एनर्जी है, उसको हम धर्म काय कहते हैं। ठीक है ना? ये फॉर्मलेस बुद्धा है, इनका कोई फॉर्म नहीं है, ये हर जगह विराजमान है, यानी भगवान की तरह। जो बुद्धा हमें दिखते हैं, जो सूरज हमें दिखता है, वो संभोग काय है। और जो बुद्धा धरती पे आए थे, वो निर्माण काय है, जो कि धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए आए थे। तो त्रियक डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। किस चीज में बिलीव करता है? कि बुद्धा 3 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, धर्म काय, संभोग काय और निर्माण काय। आगे देखो। अब यहाँ पे आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बुद्धिज्म का, जहां से क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है और इस टेबल को हम यहाँ पे रट लेते हैं। देखो, बुद्धा के जाने के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 4 बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 बीसी, बुद्धा के मरने के समय में। ये कहाँ पे हुई? राजगीर में। राजगीर में कहाँ? सतापारनी केव में। किसके पैट्रन, मतलब उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु। इसका प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप। हुआ क्या? सुत पिता का और विनय पिता का। यही अनंदा उपाली, मैंने आपको बताया था कि बुद्धा के 4 शिष्य कौन बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक आनंदा और एक उपाली। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? 383, 100 साल बाद। मैंने आपको बताया 100 साल बाद जो है वो 10 पॉइंट का डिस्प्यूट हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ। सबकामी लीडर थे और इसमें पहली बार स्थाविरवादी और महासंघिका में बुद्धिज्म टूट गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? पाटलिपुत्रा 250 बीसी में हुआ। किसके पैट्रन किंग कौन था? अशोका था। इस समय प्रेसिडेंट मोगलीपुत्र टीसा, और इन्होंने अभिधम पिता का लिखा। मैंने इतना पढ़ा दिया कि आई होप कि ये सब चीजें अब आपको दिख रही होंगी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? कश्मीर में हुआ, कनिष्का के अंदर हुआ। उस समय प्रेसिडेंट वासुमित्र थे और यही अशोक घोष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और इस समय हीनयाना और महायान में बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन क्या आता है देखो, कि बुद्धिज्म में पहली बार बुद्धा का पूजा स्टार्ट कौन से समय में हुआ? वो कनिष्का के समय से हुआ। यानी कब हुआ? 72 सी से हुआ है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला आदमी कौन था जिसका मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ? वो बुद्धा का हुआ। किसने किया? इस महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में किया। आगे देखो, अब बुद्धा से रिलेटेड कुछ किंग है, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोका, कनिष्का, कुमारगुप्त वन और पाला डायनेस्टी के रूलर। पाला डायनेस्टी के रूलर ने जो है उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार बनाया था। महाविहार मैट्रिक समझ लो एक बार, नालंदा में है। इसका खोज कौन किया था? कुमारगुप्त वन किया था, जो गुप्ता डायनेस्टी का क्या था? रूलर था। और यहाँ के चांसलर थे सीलभद्र, और लाइब्रेरी का नाम धर्मगंजा था। क्या था? धर्मगंज। विक्रमशिला महाविहार को धर्मपाला ने खोजा, उदंतपुरी महाविहार को गोपाला ने खोजा। तो 3 महाविहार बुद्धिज्म से सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है नालंदा, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है उदंतपुरी। इसी नालंदा विहार को 1193 में बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। विक्रमशिला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर बुद्धा की आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन, एक्चुअली इसको हम आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको एक समरी दे देता हूँ। बुद्धा स्तूपा, जहाँ पे बुद्धा का जो है वो रिलिक्स रखा जाता है, उसको स्तूपा बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या जो स्तूपा है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन का है? क्या बुद्धिज्म से पहले स्तूपा एग्जिस्ट नहीं करता था? ये गलत बात है। बुद्धा से पहले स्तूपा एग्जिस्ट करता था, ऋग्वेद में भी स्तूपा का नाम है। और पॉपुलर कब हुआ? बुद्धिज्म के द्वारा हुआ। तो स्तूपा में होता है अंडा, हर्मिका, छतरी, तोरण, गेटवे वगैरह। ये मैं आपको आर्ट्स एंड कल्चर में समझाऊंगा। चैत्य और विहार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है। चैत्य जो है वो टेम्पल है जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, और बिहार जहाँ पे वो रहते हैं। मैंने आपको बताया था वशावस। वशावस मतलब 3 मंथ का रेनी रिट्रीट। कहाँ रहते थे सारे लोग? चैत्य में रहते थे। उसके बाद आ गया आपका स्कल्पचर, बुद्धिज्म से रिलेटेड सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। बस अभी यहाँ पे ग्लिम्स देख लो। एक हो गया गंधार, एक हो गया मथुरा, सारनाथ और पाला आर्ट हो गया। कनिष्का के समय में गंधार आर्ट। गंधार आर्ट कहने का मतलब क्या होता है कि किसी समय में मूर्ति उर्ति बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो मूर्ति बनने का स्टाइल, डिजाइन जो है वो क्या था? तो गंधार आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस में था। यानी जो रोमन सभ्यता थी, जो अपोलो वगैरह भगवान थे, उनकी मूर्तियां बनती थी। उस मूर्ति को देख के बुद्धा का इमेज बनाया जाने लगा। इसको हम गंधार बोलते हैं। कनिष्का के समय आया। मथुरा जो है वो फुल इंडिजीनियस था, यानी कि हमारा इंडियन वे ऑफ मेकिंग स्टैच्यू था। सारनाथ स्कूल जो है वो वाराणसी में डेवलप हुआ, और पाला जो है वो बंगाल में डेवलप हुआ। ठीक है। उसके बाद हाई यील्डिंग एग्जाम ट्रैप है। पहली नन कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। फर्स्ट ले फॉलोअर तप्पू सरभल्लिका था। फर्स्ट गिफ्ट
हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन एक बार देख लेना। जो किंग बिंबिसार थे ना, है ना? किंग जो बिंबिसार थे ना, उन्होंने बुद्धा को एक विहारा गिफ्ट किया था जिसका नाम है वेलुवन विहार। वेलुवन विहार, जहाँ पे बुद्धा आके रुकते थे। तो इस चीज़ को बस याद रखना। और हिमसांग हो गया, फायन हो गया, ये फॉरेन ट्रेवलर थे जो बुद्धिस्ट लर्निंग को सीखने के लिए आए थे। इन सबको हम फर्दर आगे कोर्स में पढ़ेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और पाला वगैरह डायनेस्टी जब पढ़ेंगे तो धीमन बिटवाल के बारे में पढ़ेंगे। पतिमोक्खा रूल मैंने आपको बताया कि जो डिसिप्लिनरी कोड है। कथिना मतलब जो नया कपड़ा दिया जाता था। थेरी गाथा मैंने आपको बताया कि कौन से पिता के, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि थेरी गाथा कौन से पिताका के अंदर में है, कौन से पिताका के अंदर में है थेरी गाथा। और उपसंपदा मैंने आपको बताया 20 साल की उम्र में जो है वो क्या होता था, फाइनल ऑर्डिनेशन होता था कि आप अब भिक्षु बन गए हैं। तो यहाँ पे हमने बुद्धिज्म को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कस कर लिया है। हर एक कंसेप्ट को जान लिया है। बेसिक कोर फैक्ट से लेके कहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा जो फिलॉसफी था, चाहे वो प्रतीत समुपदा का हो, जो डिवीजन हो, चाहे वो महासांगिक हो, या चाहे स्थाविरवादीन हो। स्थाविरवादीन में जो आगे का डिवीजन हुआ, हमने अच्छे से उसको समझा कि स्थाविरवादीन में क्यों डिवीजन हुआ, महासंगिका में क्यों डिवीजन हुआ। हमने नागार्जुन के शून्यवाद को देखा, हमने योगाकारा को देखा, हमने अलग अलग फिलोसफीज को देखी है। तो यहाँ के बाद बुद्धिज्म में एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया होगा, आई होप। बहुत एफर्ट भी लगता है बोलने में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऐसा ही लेक्चर जैनिज्म पे चाहते हैं, ऐसा ही लेक्चर मौर्यास पे चाहते हैं, मगधा पे चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी टॉपिक है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, हम उन सब टॉपिक पे ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे और फिर आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।